हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया। सिद्धू और कैप्टन के बीच की ये सियासी जंग बेहद ही मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुकी है। राजस्थान का सालाना सियासी ड्रामा। चीन की सेना के इतिहास में ये बदलाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। आईएमए खुलकर इस फैसले का विरोध कर रही है। संघ, संगठन और सरकार, ये तीनों अब एक साथ में आ गए। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में जो नतीजा निकाला वो अपने आप में चौंकाने वाला है। दुनिया के सामने पाकिस्तान भीख मांगता था। मारे गए आतंकियों में एक पाकिस्तानी भी निकला। धर्मांतरण का ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। पहाड़ी रास्तों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जब यहाँ बारिश होती है। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच सियासी टकराव पर अब लगता है फैसले की घड़ी सामने आ गई है। कैप्टन दिल्ली पहुंच चुके हैं और अब कहा जा रहा है कि कल वो 3 सदस्यीय कमेटी से भी मुलाकात करेंगे। हालांकि ये भी बात सामने आ रही है कि इस मामले में अब पार्टी हाईकमान यानी कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर अपना फैसला ले सकती है। कल की पेशी के दौरान कैप्टन अमरिंदर सिंह को इस बारे में जानकारी भी दी जा सकती है। हालांकि न्यूज़ 18 को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन सरकार पर कई तरह के गंभीर आरोप लगाए। नवजोत सिंह सिद्धू और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच वर्चस्व को लेकर जारी टकराव अब फाइनल फैसले के इंतजार में है। दोनों की नाराजगी में कौन किस पर भारी पड़ेगा ये हाईकमान के फैसले से साफ हो जाएगा। लेकिन इस बीच कैप्टन अमरिंदर आला कमान के सामने हाजिर होने के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। इस पूरे विवाद पर कैप्टन जहां शांत हैं, वहीं सिद्धू ने विस्फोटक अंदाज में मुख्यमंत्री को घेरते हुए न्यूज़ 18 पर अपने दिल की बात कहते हुए बड़े आरोप लगाए। आज देख ला भेद खुले पे ने, चूड़ा हिलियां पईयां ने, कमबख्ती की निशानी, सूख गया कुएं का पानी। वो कहते ना कमानी ना पहिया ते गड्डी जोते मेरा भैया। क्यों आज क्यों ये दिन देखे सी कदे? इसे करके ये सवाल सुने सी कदे? क्यों? क्योंकि भाई लोग समझ गए है कि अपने स्वार्थां दे लई पूर्ति दे लई सिस्टम है ये, अपने बिजनेस इंटरस्ट दे पूर्ति दे लई है ये पंजाब गिरवी धरिया गया ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਣਤੀਆਂ। ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ। ਔਰ ਕੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ? ਲੋਕ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਬੋਲਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈਂਡਓਵਰ ਨਹੀਂ, 400 ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ 1600 ਚ ਵਿਕੂ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਆਮ। ये दस के भी 1600 बेच रहे हैं। कोई मतलब तेन लगता है कि सिस्टम है ना बेवकूफ है? ये की चल रहा है? तो वहीं सिद्धू का ट्वीट भी सोशल मीडिया से होता हुआ दिल्ली के सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सिद्धू एक बार फिर अपनी नाराजगी के साथ गरजे हैं। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और मंत्रिमंडल मिलाकर कुल 17 साल से सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि सिस्टम बदले। मैं पंजाब चलाने वाले सिस्टम को बदलना चाहता हूं, जनता को उसकी ताकत वापस उसके हाथ में देना चाहता हूं। लेकिन जब सिस्टम ने हर बार इस बदलाव की मेरी कोशिशों से इनकार कर दिया तो मैंने इस सिस्टम को ही खारिज कर दिया, तब जबकि मुझे कैबिनेट में कुर्सी मिल रही थी। विधानसभा पवित्र स्थान खड़ के कहा वाइट पेपर दूं, क्यों नहीं दिता? 3 रुपये बिजली देने को क्या क्यों नहीं दी? 5 रुपये बिजली देने को क्या 10 रुपये क्यों दे रहे हो? और लास्ट 6 महीने की याद आती है बिजली सस्ती करनी। क्यों भाई? क्यों भाई? आ विधायकों को नौकरी दी क्यों? कुर्सी बचाने नूं। इस बीच ये कहा जा रहा है कि अब सिद्धू से पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ही बातचीत करेंगी। सिद्धू से बातचीत कर कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश पार्टी की तरफ से की जा रही है। हालांकि जिस तेवर के साथ सिद्धू ने न्यूज़ 18 से बातचीत करते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर हमला बोला, उन पर निजी हमले बोले, उसे देखते हुए साफ है कि ये फार्मूला आसानी से निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। दरअसल सिद्धू को मालूम है कि 22 जून को कांग्रेस आला कमान उस कमेटी की रिपोर्ट पर अपना फैसला सुनाएगा जो विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई थी। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता वाली समिति ने 4 दिनों में पंजाब कांग्रेस से ताल्लुक रखने वाले 100 से ज्यादा नेताओं से उनकी राय ली थी। इनमें अधिकतर विधायक थे। खड़गे के अलावा कांग्रेस महासचिव और पंजाब प्रभारी हरीश रावत और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के नेता जेपी अग्रवाल भी समिति में शामिल हैं। शायद इसीलिए कमेटी की रिपोर्ट पर हाईकमान के फैसले से पहले सिद्धू ने दबाव की रणनीति के लिए हमला बोला है। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦੇ ਦੇ 24/7 ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੂੰ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸ਼ਗੂਫੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਸ਼ੁਰਲੀਆਂ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਅਰਬੀ ਘੋੜੇ ਨੂੰ।
कैप्टन अमरिंदर के साथ जारी विवाद को लेकर आलाकमान के फैसले से ठीक पहले सिद्धू ने अपने मुख्यमंत्री पर जनता से झूठ बोलने का आरोप लगाया है। विस्फोटक अंदाज में सिद्धू ने जनता के मुद्दों से लेकर पार्टी के नेताओं तक सबके साथ विश्वासघात का आरोप लगाया है। मेरी गल नूं सुन, लोकां तो विश्वास है ही नहीं, लोग किहड़े मूंह नाल विश्वास करन? फिर मेरी गल नूं सुन, ये दसण सत्ता इन्हां कोल, होम मिनिस्ट्री इन्हां कोल, दसां मैं करे मेरी एक गल इलेक्शन लड़ना ना देख, जो मैं करना है मैं ते अज जीना पल जीना, कल की होना है ना तैनूं पता ना मैनूं पता है छोटे भाई, इस करके आपां कल्लां च नहीं पई, कल आज और कल अज। मैं क्या जब तक श्वास है, जब तक इन्हां धमनियां दे विच लहू दा एक भी कतरा पैंदा है, मैं गुरु दे लई लड़ूंगा, मैं पंजाब दे लोकां दे लई लड़ूंगा, बदले च मैनूं कुछ नहीं चाहिए, मैं कोई एहसान नहीं कर रहा, मैं अपने ते एहसान कर रहा। जब तक हाईकमांड कोई फैसला नहीं ले लेती तब तक कोई बात करनी वाजिब नहीं मैं समझता। सिद्धू साहब को भी वेट करनी चाहिए, भी अभी सारा मसला जो है हमारी हाईकमांड के पास है। पंजाब में यूं तो मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के खिलाफ कई और नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि आला कमान उन पर ज्यादा दबाव नहीं बनाएगा, क्योंकि पार्टी आने वाले चुनाव कैप्टन की सरपरस्ती में ही लड़ेगी। इसलिए कोई ऐसा रास्ता निकालने को कहा जाएगा जिससे सिद्धू जैसे नाराज नेता थोड़ा नरम पड़ सके और कैप्टन की कुर्सी और अधिकार भी सलामत रहे। दरअसल इस मामले में अभी तक कमेटी की जितनी भी कोशिश हुई सब बेकार साबित हुई। कमेटी के सदस्यों से दूर पार्टी के प्रभारी महासचिव हरीश रावत से भी सिद्धू फोन तक पर बात करने के लिए तैयार नहीं। इस मामले में दरअसल पार्टी सिद्धू को दोबारा से मंत्री बनाना चाहती थी, लेकिन सिद्धू अब कैप्टन के अधीन काम करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं उन्हें पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बनाने का भी कोई प्रस्ताव नहीं था। जाहिर है ऐसे टकराव को देखते हुए अब ये साफ दिखाई दे रहा है कि कोई रास्ता आसानी से नहीं निकलेगा। ऐसे में अब प्रियंका गांधी पर ही इस मामले की पूरी बागडोर टिकी हुई है कि प्रियंका गांधी इस पर क्या फैसला लेती हैं, क्योंकि राहुल गांधी ये चाहते थे कि एक सर्वमान्य फैसला निकले, जो होता हुआ फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। सिद्धू और कैप्टन की सियासी जंग ने पंजाब से दिल्ली तक राजनीतिक हलचल तेज कर दी। दरअसल पंजाब चुनाव के मद्देनजर राज्य में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, अकाली दल, बीजेपी सभी सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरीके से सिद्धू ने अपनी सरकार पर हमला बोला, उसने तमाम राजनीतिक दलों को कांग्रेस पर हमलावर होने का मौका दे दिया। कांग्रेस में गुटबाजी और कैप्टन सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने तेज हमला कर दिया। कांग्रेस हाईकमान के फैसले से पहले नवजोत सिंह सिद्धू के बागी तेवर और तीखे हो चुके हैं। न्यूज 18 पर उनके विस्फोटक इंटरव्यू की गूंज दिल्ली में भी सुनाई दी। दूसरी ओर न्यूज 18 पर सिद्धू के बयान देखने के बाद दिल्ली में राहुल गांधी भी सक्रिय हुए। उन्होंने पंजाब कांग्रेस के नेता रामकुमार वेरका और कुरजीत औजला से मुलाकात करके पूरे मामले पर चर्चा की। वहीं सिद्धू ने आला कमान तक अपने तेवर की आंच पहुंचाने के लिए ही कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ बेबाक हमला किया। लोकां कोल जाएगा, लोकां दे तो ताकत लेगा, मैं क्या पौधा तो लग गया जो लोगों को गल्लां पहुंच गई, जो ये भेद खुल गए। माफिया की है मित्रा, समझ लै पहला माफिया का मतलब पता की भी अगे कोई ऐ तुणके मार के गुड्डियां नचाउंदा है, लोगों का ध्यान गुड्डियां वाल रहिंदा ते पिछे जिहड़ा तुणके मार के नचा रहा उहदे वाल दिखदा नहीं। देख पंजाब के लोगों का फंदा खुल गया, टका के पर्दा फाश हो गया, लोगों को लग गया सारा पता भी थोड़ी ये डबल गेम की है, वारी खेडण वाली गेम की है, ये लुकण मिची की है। पंजाब में चुनाव से 6 महीने पहले सभी राजनीतिक दल सक्रिय हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी पंजाब दौरा किया। ऐसे में राजनीतिक तोड़फोड़ की खबरें भी खूब चर्चा में हैं। इस बीच बीजेपी ने सिद्धू, कैप्टन और कांग्रेस तीनों पर हमला बोला है। आज जब 6 महीने रह गए हैं तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कांग्रेस के अंदर जो नूरा कुश्ती चल रही है, उस नूरा कुश्ती का पंजाब को नुकसान हो रहा है। तो चाहे वो अमरिंदर सिंह हो, चाहे वो नवजोत सिंह सिद्धू हो, इस सरकार की नालायकी और निकम्मेपन का ठीकरा इन दोनों के सिर पर है, इसकी जिम्मेदारी इन दोनों के सिर पर है और पंजाब की जनता ये भली भांति जानती है। देखिए, किसी को भी बीच में बयान नहीं देना चाहिए, उनको प्रतीक्षा करनी चाहिए। सब लोगों को, पूरी पंजाब कांग्रेस के नेताओं को प्रतीक्षा करनी चाहिए कि कांग्रेस अध्यक्ष जो है निर्णय दें और तब तक उनको एक पार्टी अनुशासन के अंदर बने रहना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है सिद्धू जी को बहुत देर हो गया ये समझने में कि कांग्रेस
बहुत सारी चीज़ें बेचा करती है। अभी तो ये सरेआम सबको पता चल गया कि कांग्रेस ने वैक्सीन बेचा भी है, बेच भी रही है, नष्ट भी करने की कोशिश की, कूड़े में भी डालने की कोशिश की। मतलब कांग्रेस की हर कोशिश रही कि नरेंद्र मोदी इतना जल्दी वैक्सीन बना करके देश के सामने ला दिए, ये कैसे हो गया, इसको फेल करो। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने ही मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने सीधा कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह कुछ लोगों के इशारे पर सरकार चला रहे हैं, जिससे जनता में गहरी नाराजगी है। सिद्धू के इस रुख को देखते हुए बीजेपी को भी कांग्रेस पर बड़ा हमला करने का मौका मिल गया और कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी का फायदा उठाने में सभी पार्टियां जुट गई। कांग्रेस सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमरिंदर सिंह कल पहले उस कमेटी के सामने पेश होंगे जो विवाद सुलझाने के लिए बनाई गई थी। कमेटी के सामने ही विवाद पर तैयार की गई विधायकों की रिपोर्ट पर अंतिम चर्चा वहीं होगी। उसके बाद कैप्टन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से भी मिल सकते हैं। सिद्धू और कैप्टन के बीच की ये सियासी जंग बेहद ही मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुकी है। इसी कारण अब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी सक्रिय हो गए हैं। राहुल गांधी जहां पंजाब के कुछ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, वहीं प्रियंका गांधी के सामने ये चुनौती कि वो किसी तरह सिद्धू को मनाने में कामयाब हो सके। हालांकि इन सब के बीच कल कमेटी के सामने कैप्टन अमरिंदर सिंह की पेशी तय मानी जा रही है। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण कराने वाले एक बड़े गैंग का पर्दाफाश हुआ है। खुद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने दावा किया है कि यूपी एटीएस के हत्थे एक ऐसा गिरोह चढ़ा है जिसने एक दो नहीं बल्कि कुछ ही वक्त में 1000 लोगों का धर्म परिवर्तन किसी न किसी बहाने से कराया है। चौंकाने वाली बात यह है कि धर्मांतरण कराने के मामले में जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है वो दिल्ली के जामिया नगर इलाके से ताल्लुक रखते हैं। यूपी एटीएस के शिकंजे में आए ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर 1000 से ज्यादा हिंदुओं का धर्मांतरण कराने का आरोप है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली के जामिया नगर में रहने वाले जहांगीर और उमर गौतम एक ऐसे नेटवर्क का हिस्सा हैं जो यूपी में लाचार और बेबस हिंदुओं को टारगेट पर रखकर उनका धर्मांतरण करवा रहे थे। अभी तक लगभग 1000 गैर मुस्लिम लोगों को मुस्लिम धर्म में परिवर्तित कराया है तथा बड़ी संख्या में उनकी मुस्लिमों से शादी कराई गई। उमर एवं उसके सहयोगियों द्वारा धर्म परिवर्तन हेतु इस्लामिक दावा सेंटर जो जोगाबाई एक्सटेंशन जामिया नगर में है, वहां से इस संस्था का संचालन किया जाता है। यूपी पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ये गिरोह गैर मुस्लिम लोगों का धर्मांतरण करा रहा था। ये लोग खास तौर पर मूक बधिर स्कूल के बच्चों को अपने निशाने पर रखते थे। आरोप है कि ये लोग मूक बधिर बच्चों को लालच देकर उनका धर्म परिवर्तन करा देते थे। इस दौरान बच्चों के परिवार वालों को इसकी कोई जानकारी नहीं दी जाती थी। ये गिरोह महिलाओं का धर्मांतरण कराकर उनकी शादियां भी करवा रहा था। जानकारी के मुताबिक दिल्ली के जामिया इलाके में मौजूद इस्लामिक दावा सेंटर के इशारे पर धर्मांतरण कराया जा रहा था। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस का ये भी दावा है कि यूपी के नोएडा, कानपुर और मथुरा समेत देश के अलग अलग इलाकों में बड़े ही सुनियोजित तरीके से गैर मुस्लिमों का धर्मांतरण कराया जा रहा है। जो दासना में एक मंदिर में 2 व्यक्ति घुसने का प्रयास किए थे, उनसे जब पूछताछ हुई तो ये चीज़ें निकल के आई हैं और फिर ये पता चला है कि इनका बहुत पैन इंडिया नेटवर्क है। इसमें से कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी एकत्रित कर ली हैं। जहांगीर और उमर गौतम के खाते खंगालने के बाद यूपी पुलिस को इस बात का भी पता चला है कि धर्मांतरण कराने के लिए इस गिरोह को बाकायदा विदेशों से फंडिंग हो रही थी। धर्मांतरण का ये मामला सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यूपी एटीएस ने अपनी जांच में इस बात का भी अंदेशा जताया है कि इस पूरे गैंग के तार विदेशी फंडिंग से जुड़े हो सकते हैं। इस मामले में पुलिस ने जिन 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, अब उनसे सवाल किए जा रहे हैं कि उनकी फंडिंग कहां से होती थी और उसका मकसद क्या है। यूपी पुलिस का ये भी दावा है कि ये लोग जिन लाचार और बेबस लोगों को अपने निशाने पर लेते थे, उन्हें सबसे पहले हिंदू धर्म के प्रति नफरत करना सिखाया जाता था। साथ ही ये बताया जाता था कि इस्लाम कबूल करने से ही उनका हित हो सकता है। ये लोग सर्वप्रथम सुलभ टारगेट जैसे गरीब परिवार, बेरोजगार लड़के लड़कियां, मूक बधिर छात्र आदि को चिन्हित कर उनके स्वयं के धर्म के प्रति विद्वेष पैदा करते हैं। और आइए अब आपको उस परिवार से भी मिलवाते हैं जिस परिवार के बेटे को धर्मांतरण के इस गिरोह ने अपना शिकार बनाया।
बीच बीच में बच्चा कहने लगा कि चमड़ी एक है, खून एक है, सब कुछ। हमारे हिंदू धर्म में देवी देवता बहुत ज़्यादा हैं और मुस्लिम में एक ही है बस। खाली समझाया बहुत, लेकिन बच्चे का तो ब्रेन ऐसा कर रखा स्टॉप, बिल्कुल समझ ही नहीं पा रहा कुछ भी। धर्मांतरण का मामला था सीधा सीधा। तो जो ITI के साथ में जो मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल है, वहाँ पे कोई इंस्ट्रक्टर जो है वो साइन लैंग्वेज के तहत बच्चों का माइंड वॉश कर रहा था। यूपी पुलिस का ये भी कहना है कि इस्लामिक दावा सेंटर और विदेशों में बैठे एजेंट धर्मांतरण के इस गिरोह को ऑपरेट कर रहे हैं। साथ ही पुलिस का ये भी कहना है कि इस मामले में उमर गौतम नाम के जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो भी हिंदू से मुस्लिम बना है। यही वजह है कि सरकार ने भी इस मामले में बेहद सख्त कार्रवाई का मन बना लिया है, जबकि विपक्ष इसे सियासी रंग देने में जुट गया है। हम ऐसे सभी संगठनों के खिलाफ और सभी लोगों के खिलाफ जो भी इस पूरे प्रकरण में शामिल है, हम कड़ी कार्रवाई करेंगे और इतनी कड़ी करेंगे कि आने वाली पुश्तें भी याद करेंगी कि कानून तोड़ने का क्या खामियाजा होता है। उत्तर प्रदेश में धर्म परिवर्तन का कानून तो पहले से ही मौजूद है। इसके मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश की पुलिस किसी भी क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने में नाकाम हो रही है। यूपी ATS के हाथ धर्मांतरण से जुड़े जो सबूत लगे हैं वो इस बात की तरफ साफ इशारा कर रहे हैं कि ये गिरोह बीते कई दिनों से यूपी में अलग अलग जिलों में बेबस और लाचार लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर कर रहा था। यही वजह है कि अब यूपी पुलिस इस मामले से जुड़ी एक एक कड़ी को तलाशने में जुट गई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन जब दुनिया योग के फायदे सीख रही थी, योग के जरिए अपने शारीरिक विकार दूर करने की कोशिश कर रही थी, उसी दिन हिंदुस्तान में कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिससे विवाद खड़ा हो गया। दरअसल सिंघवी ने अपने ट्वीट में योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण को लेकर कुछ ऐसा लिख दिया जिसके बाद इसे एक मजहब से जोड़ दिया गया। फिर क्या था, कांग्रेस और बीजेपी दोनों के नेता एक दूसरे पर लगातार हमले करने लगे। योग में धर्म और ओम के उच्चारण को लेकर एक बार फिर बहस छिड़ गई है, जिसकी शुरुआत कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने अपने ट्वीट से की। उन्होंने लिखा, ओम के उच्चारण से न तो योग ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा और न अल्लाह कहने से योग की शक्ति कम होगी। कांग्रेस नेता का ऐसा कहना था कि सियासी पारा अचानक चढ़ गया। बीजेपी ने इस मौके को लपक लिया और एक के बाद एक कांग्रेस पर हमला किया जाना शुरू हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने न्यूज 18 से बात करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी पर भ्रम फैलाने का आरोप लगा दिया। योग एक वैज्ञानिक पद्धति है, उसी प्रकार से ओम का उच्चारण जो ब्रह्मांड तक ले जाने का वो एक वैज्ञानिक सिद्ध प्रक्रिया है। इसलिए इस प्रकार से ओम के बारे में इस प्रकार की गलतफहमी और लोगों में भ्रम फैलाने का जो बात है, लगता है उनके संकुचित मानसिकता का ये परिचय है। अभिषेक मनु सिंघवी पर सियासी पलटवार शुरू हुआ तो योग गुरु रामदेव बाबा ने भी योग को सियासत और विवाद से दूर रखने की सलाह दी कि योग कोई मजहबी प्रक्रिया नहीं है। योग हमारे पूर्वजों की एक साझी विरासत है। इस योग को, आयुर्वेद को और अपनी सनातन ज्ञान परंपरा को हम गौरव से आत्मसात करें। और योग में कोई विवाद नहीं, राजनीतिक तौर पर कोई पक्ष विपक्ष ना रखते हुए निष्पक्ष होकर के योग के महत्व को माने। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान भी अभिषेक मनु सिंघवी के ट्वीट से नाराज हो गए और उन पर जमकर बरस पड़े। शर्म आनी चाहिए ऐसे नेताओं को। हर चीज में अगर योग है तो योग में हिंदू और मुस्लिम क्या, हर एंगल को धार्मिक रंग देना चाहते हैं। इस तरह का पहले से ही इस देश में आज़ादी के बाद कुछ ताकतें हैं जो तथाकथित धर्मनिरपेक्ष बनते हैं और बाद में उसको जोड़ते हैं। आज योग पूरी दुनिया में, जहाँ हिंदू धर्म नहीं है वहाँ भी पूरी दुनिया में आज योग का प्रचलन है। यही नहीं, बीजेपी सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने भी न्यूज 18 से बात करते हुए योग को धर्म से अलग बताया, लेकिन इस बीच वो राहुल गांधी पर भी निशाना साधने से नहीं चुके। एक तो कोई अपना योग को धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। हिंदू भी योग कर सकता है, मुस्लिम भी। ये तो एक एक्सरसाइज है अपने शरीर की, हमारी आत्मा की, बुद्धि की। अगर ये योग करेंगे तो निश्चित है राहुल गांधी योग करेंगे तो उनका भी 1-2 महीने में बुद्धि का विस्तार होगा और शायद ये थोड़ी अच्छी बात करेंगे। हिंदुस्तान की अगुवाई में पूरी दुनिया ने विश्व योग दिवस मनाया। लगातार 7वां साल है जब पूरी दुनिया विश्व योग दिवस मना रही है, लेकिन हिंदुस्तान में विश्व योग दिवस के शुरू होने के बाद ही बयानों से हंगामा मच गया। हालांकि अभिषेक मनु सिंघवी के बयान पर जब हंगामा ज्यादा मचा तो कांग्रेस ने उनके बयान से खुद को अलग कर लिया। योग को धर्म से जोड़े जाने पर बीजेपी ने अभिषेक मनु सिंघवी समेत कांग्रेस को भी आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया। इस पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला का एक ट्वीट सामने आ गया जिसमें उन्होंने लिखा, सनातन काल से भारत की रगों में योग दौड़ रहा है।
भगवान शंकर योग के पहले प्रवर्तक हैं। योग का मूल मंत्र है अभ्यास और समर्पण। नियमित योग करें, निरोगी रहें। हंगामा बढ़ता देख कांग्रेस ने भी योग के मुद्दे पर विवाद से दूर रहना ही बेहतर समझा और योग को धर्म और जाति से न जोड़े जाने की सलाह देने में देर नहीं लगाई। देखिए, मेरे ख्याल से कि जो योग की सनातन परंपरा है इस देश की, अब तो पूरी दुनिया मानती है, उसको किसी पार्टी, धर्म, कानून इससे अलग रखना चाहिए। योग के दौरान ओम शब्द के उच्चारण को लेकर पहले भी विवाद होते रहे और राजनीतिक दल टकराते रहे, जबकि मेडिकल साइंस ने योग के दौरान ओम शब्द के वैज्ञानिक प्रभाव को स्वीकार किया है। कोरोना काल में भी योग ने लोगों की बहुत मदद की है। बावजूद इसके योग पर सियासत अच्छी बात नहीं है। आयुर्वेद बनाम एलोपैथ की लड़ाई में एक नया आयाम सामने आया है, जहां पर उत्तराखंड सरकार ने आयुर्वेद के डॉक्टरों को एलोपैथी की दवा लिखने की अनुमति दे दी है। इस फैसले के बाद विवाद गहरा गया है। बहरहाल इस बीच राज्य सरकार का दावा है कि लंबे समय से आयुर्वेद के डॉक्टर ये मांग कर रहे थे, जिसको देखते हुए जनहित में ये फैसला किया गया है। यही नहीं, इस फैसले के बाद गांव-गांव तक चिकित्सा पहुंच सकेगी, ये भी दावा राज्य सरकार कर रही है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर जब गांव-गांव तक पहुंचा और राज्य सरकारों को अस्पतालों और डॉक्टरों की भारी कमी का सामना करना पड़ा, तो इससे निपटने के लिए नए तरीके तलाशे जाने लगे। ऐसी ही एक कोशिश का नतीजा ये है कि उत्तराखंड सरकार ने अहम फैसला लेते हुए आयुर्वेद के डॉक्टरों को आपात स्थिति में मरीजों को एलोपैथ की दवाएं लिखने की इजाजत दे दी है। कोरोना महामारी में ये दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जो एलोपैथिक चिकित्सालय उपलब्ध नहीं है और वहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सालय उपलब्ध है, आयुर्वेदिक चिकित्सकों को इमरजेंसी के समय एलोपैथिक औषधियों को परामर्श देने और उसको अनुमन्य करने की सरकार ने ये भी निर्णय लिया है। राज्य सरकार भले ही इसे जनहित में लिया हुआ फैसला बता रही है और ये दावा कर रही है कि इससे लोगों को बहुत लाभ पहुंचेगा, लेकिन एलोपैथी डॉक्टरों से जुड़ी सबसे बड़ी संस्था आईएमए खुलकर इस फैसले का विरोध कर रही है। आईएमए ने नाराजगी जताते हुए इस फैसले को गैर कानूनी तक करार दे दिया है। राज्य में आईएमए के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर अजय खन्ना ने कहा है कि ऐसा लगता है कि सरकार दवाओं और इलाज से जुड़े कानून को लेकर जागरूक नहीं है। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले पर विवाद शुरू हुआ तो कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने सरकार से आयुर्वेद और एलोपैथी के मुद्दे पर दखल न देने की सलाह दे दी। यही नहीं, उन्होंने ये भी सवाल उठाए कि आयुर्वेद डॉक्टर की लिखी हुई एलोपैथिक दवाएं लेने से अगर किसी मरीज को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। ये मिक्सोपैथी की कैटेगरी में आ जाएगा। आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर एलोपैथी दवाई लिखता है तो इसे मिक्सोपैथी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया व ऑनरेबल हाई कोर्ट्स और इवन नेशनल कंज्यूमर फोरम ने इस चीज़ को मना किया है। उत्तराखंड सरकार का ये फैसला ऐसे समय में आया है जब देश में पहले से एलोपैथ ज़्यादा बेहतर है या आयुर्वेद की बहस छिड़ी हुई है। विवाद की शुरुआत बाबा रामदेव ने की थी जब उन्होंने एलोपैथ की चिकित्सा पद्धति पर सवाल उठाया था। हालांकि उन्होंने बाद में अपने बयान पर अफसोस भी जताया था, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार के फैसले ने राज्य सरकार और आईएमए के बीच घमासान छेड़ दिया है।